हेलो प्यारे साथियों, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो दोस्तों बने रहिए आज हम इस अध्याय में जानेंगे संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन अर्थात भोजन के बारे में, कुपोषणों के बारे में, विटामिनों के बारे में और खनिज तत्व, जल, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ और तंबाकू और खाद्य पदार्थों के बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अब साथियों, संतुलित भोजन क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन क्या है। तो दोस्तों ये शब्द है संतुलित। संतुलित का मतलब क्या है? संतुलित का मतलब है कि ये ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से हमारे शरीर फिट रहे, तो यह संतुलित भोजन कहलाता है। अब फिट कैसे रहेगा? फिट ऐसे रहेगा कि जो भोजन के सभी अवयव है, जो घटक है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? विटामिन है, खनिज है, जल है, वसा है आदि जो सभी चीज़ें हैं ये जो भोजन में उपस्थित होनी चाहिए, तो उसे ही संतुलित भोजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो एक परिभाषा के रूप में लिखे मोटा मोटा हम समझे तो भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? हम संतुलित भोजन कहते हैं। और भोजन के घटक कौन कौन से हैं? विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, वसा है। तो ये सारे भोजन के इत्यादि भोजन के क्या है? घटक है। तो ये उचित मात्रा में उपस्थित होने चाहिए भोजन में, तो वही भोजन क्या कहलाता है? अपना संतुलित भोजन कहलाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन। अब ये असंतुलित भोजन क्या है? असंतुलित भोजन इसका बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का मतलब ऐसा भोजन जिसमें विटामिन, खनिज लवण, जल, वसा आदि उचित मात्रा में उपस्थित क्या हो? नहीं हो। तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। तो ये है संतुलित एंड असंतुलित, संतुलित और असंतुलित भोजन। अब साथियों आगे देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन का प्रयोग लंबे समय तक करता है, यानी कि लंबे समय तक किसका प्रयोग करता है? असंतुलित भोजन का लंबे समय तक उपयोग करता है या प्रयोग करता है, तो सीधी जाहिर सी बात यह है कि वो बीमार पड़ेगा। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो ये हो गया कुपोषण। कुपोषण क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा या लंबे समय तक किसी के भी द्वारा लंबे समय तक असंतुलित भोजन का प्रयोग करने से हुए रोग को क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो ये हो गया अपना कुपोषण। कुपोषणों के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत से देखते हैं। पहले हमने शुरू किया था संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के अवयव हैं जो उचित मात्रा में उपस्थित हो, प्रमुख घटक उचित मात्रा में उपस्थित हो, तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। तो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भोजन के प्रमुख घटक विटामिन, खनिज लवण, जल, वसा आदि, ये इसके क्या है? प्रमुख घटक है भोजन के। और यही घटक अगर भोजन में उपस्थित नहीं होंगे तो वो क्या कहलाते हैं? असंतुलित भोजन कहलाता है। अब यदि कोई व्यक्ति असंतुलित भोजन का प्रयोग लंबे समय तक रेगुलर करता है, लगातार करता है, तो उससे क्या होगा? रोग होगा, क्योंकि दूषित भोजन ही है एक प्रकार का ये। अगर उसमें भोजन के प्रमुख घटक उपस्थित नहीं है उस भोजन में, तो ये भोजन क्या है? दूषित भोजन है। तो दूषित भोजन का यदि वो प्रयोग लंबे समय तक करता है तो उसे क्या होगा? रोग होगा, बीमारी होगी उसे, और उसी बीमारी को हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण की परिभाषा है लंबे समय से असंतुलित भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न रोग क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। अब कुपोषण
दे रखा है इसमें विटामिन कुपोषण। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला, पहले हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, फिर अगला पढ़ेंगे हम प्रोटीन कुपोषण, फिर इसके अगला पढ़ेंगे हम खनिज कुपोषण। तो पहले हम देखते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण क्या है? तो कुपोषण तो अपन ने देख लिया कि असंतुलित भोजन का प्रयोग है कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण क्या है? तो विटामिन कुपोषण है कि भोजन में विटामिन की कमी होना। समझ रहे हो? भोजन में विटामिन की कमी होना क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। डेफिनेशन है इसकी, किसी भोजन में उचित मात्रा में विटामिन उपस्थित नहीं होने से उत्पन्न रोग क्या कहलाता है? विटामिन कुपोषण कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा विटामिन कुपोषण क्या है। उसी प्रकार प्रोटीन कुपोषण है। प्रोटीन कुपोषण क्या है कि भोजन में उचित मात्रा में प्रोटीन की उपलब्धता नहीं हो तो उससे क्या होता है? रोग होता है उत्पन्न। तो उसी रोग को कहते हैं हम, उससे क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। उसी प्रकार खनिज कुपोषण है। खनिज कुपोषण की डेफिनेशन है कि भोजन में उचित मात्रा में खनिज तत्वों की उपस्थिति नहीं होने से उत्पन्न रोग हम क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण कहते हैं। उस कुपोषण को क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि विटामिन कुपोषण क्या है। साथियों, ये पूरा का पूरा चैप्टर है वो एक श्रृंखला के रूप में है। यदि आप शुरुआत से अच्छे से याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये साइंस का रूल ही ये है, शुरुआत श्रृंखला के रूप में है, एक तरीके से ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो आप शुरुआत से समझते चलिए, अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। याद अपने यहीं पे याद हो जाएगा आपको, फिर तो रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। तो समझते जाइए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम देखते हैं विटामिन कुपोषण। डेफिनेशन हमने देख ही ली थी, भोजन में विटामिन की कमी होना, सिंपल सी बात ये है। तो प्रोटीन कुपोषण है भोजन में प्रोटीन की कमी होना, और खनिज कुपोषण भोजन में खनिज तत्वों की कमी होना, ये है खनिज कुपोषण। हम देखते हैं विटामिन पहला आता है हमारे विटामिन ए। अभी विटामिन कुपोषण में है, ये इसके घटक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और रतौंधी नामक रोग के लक्षण क्या है कि रात में या कम प्रकाश में, या जहाँ पे प्रकाश कम हो वहाँ पे क्या है? दिखाई नहीं देता है। ये क्या लक्षण है? रतौंधी नामक रोग के लक्षण है। और ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो कम प्रकाश में रात में दिखाई नहीं देना, ठीक है, अंधा भी नहीं कह सकते, दिखाई नहीं देना। और इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B1 या विटामिन बी। इसका वैज्ञानिक नाम है थायामीन। अब आपको ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो इसका आपको किताब में ये दे रखा है विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम। तो जिसका दे रखा है उसका तो पूछेगा ही पूछेगा। तो विटामिन B1 का नाम है थायामीन। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है? थायामीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है बेरी नामक रोग होता है। और इस रोग के लक्षण क्या है कि जो तंत्रिका है शरीर में, तंत्रिकाओं व पेशियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। तंत्रिका या पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, और हृदय की धड़कन भी कमज़ोर हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। तो ये लक्षण है इस रोग के, बेरी नामक रोग के। तो आपको समझ में आया होगा कि बेरी नामक जो शरीर में तंत्रिका है, रोग के लक्षण है तंत्रिकाओं, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना और हृदय की धड़कन भी कम हो जाना। इसके बाद अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसका ये नाम है वैज्ञानिक, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से रोग होता है एराइबोफ्लेविनोसिस। इसकी कमी से रोग होता है, कौन सा रोग होता है? एराइबोफ्लेविनोसिस। और इसके लक्षण क्या है? तो ये है विटामिन B2। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से एराइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग होता है। और इसके लक्षण है कि मुंह के किनारे होठों का फटना व त्वचा का फटना, इसका क्या है? प्रमुख कारण है विटामिन B2 का। देखो मोर भी बोल रही है। तो विटामिन B2 का प्रमुख कारण आपको पता चल गया कि मुंह के किनारे होठों का फटना, त्वचा का फटना इसका प्रमुख कारण है।
इसके बाद अगला है विटामिन B12। B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन, और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है रक्तअल्पता। कौन सा रोग होता है? रक्तअल्पता। और इससे क्या होता है? शरीर में खून की कमी आ जाती है। लक्षण है इसके कारण शरीर में खून की कमी आ जाती है, और इसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन, इसका वैज्ञानिक नाम है, और इससे खून की कमी आ जाती है शरीर में। उसके बाद आता है अपना विटामिन B3। विटामिन B3 इसका वैज्ञानिक नाम है नियासिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा नामक रोग होता है। और जो इसकी लक्षण है वो है कि त्वचा पर क्या है? पपड़ियाँ आ जाती है और जीभ पर छाले हो जाते हैं। इसका प्रमुख लक्षण है विटामिन B3 का। तो आपको ये सारे के सारे याद करने होंगे, तो तभी जाकर ये थोड़ा बहुत अच्छे से, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, हर बार पूछते हैं या पूछते ही है लगभग, तो इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद विटामिन C की बात करते हैं, तो C का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन C का। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसका प्रमुख लक्षण है कि मसूड़ों में खून आता है, जोड़ों में दर्द होता है, और त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं माता माई करना, राजस्थान में बोलते हैं माता करना। तो त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं, और जो शरीर की रोधक प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हो जाती है अपनी कम। तो ये है इसके प्रमुख लक्षण। एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका वैज्ञानिक नाम, विटामिन C का। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। और इसके लक्षण हैं मसूड़ों में खून आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, त्वचा पर चकत्ते होते हैं, और रोधक प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है शरीर की। तो इसके प्रमुख लक्षण है। ये हो गए अपने विटामिन। तो ये विटामिन RBSc की बुक में दे रखे हैं 10th की में, तो आपको ये सारे के सारे याद करने हैं, तो तब जाके ये क्लियर होंगे। तो आपको ये ज़रूर याद करने हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रोटीन कुपोषण। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रोटीन कुपोषण। ये बेसिक समझा रहा हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन वो पूरा व्याख्या में तो नोट्स है, उसकी मैं फ़ोटो लास्ट में डाल दूँगा, उसमें से आप लिख लीजिएगा या फिर कैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी वैसे समझा रहे हैं। तो प्रोटीन कुपोषण क्या है? प्रोटीन कुपोषण आपको पता है कि भोजन में किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है, जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। ये आपको क्लियर है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होते हैं भोजन में? 2 रोग होते हैं। 2 रोग है, एक का नाम है क्वाशियोरकोर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर रोग, क्वाशियोरकर, ठीक है। एक तो ये रोग होता है क्वाशियोरकर, और नंबर दो होता है मेरेस्मस, सॉरी। तो ये रोग है जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। नंबर 1 क्वाशियोरकर, और दूसरा होता है मेरेस्मस। ये होता है मेरेस्मस। ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से। शरीर में प्रोटीन कमी होती है, इससे 2 रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। अब क्वाशियोरकर में क्या होता है कि पेट फूल जाता है, शरीर बिल्कुल पतला होता है, लेकिन क्या है कि पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और मेरेस्मस में क्या होता है कि हड्डियाँ बिल्कुल कंकाल जैसा ढांचा बन जाता है शरीर का, तो वो होता है मेरेस्मस। तो ये किसकी कमी के कारण होते हैं? प्रोटीन की कमी से कारण होते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये है पूरा। अगला आता है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण में क्या है कि भोजन में किसकी कमी हो जाती है? खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। भोजन में क्या नहीं होते हैं? खनिज तत्व नहीं होते हैं। खनिज तत्वों की कमी होगी तो उनके कारण रोग उत्पन्न होंगे, उन्हें क्या कहते हैं? हम खनिज कुपोषण कहते हैं। अब खनिज तत्वों की अगर बात करें हम, खनिज तत्वों में आते हैं हमारे सबसे पहले सोडियम, मतलब पहले क्या खनिज तत्वों में आते हैं? सोडियम, पोटेशियम,
ये इत्यादि, और कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब आते हैं खनिज तत्वों में। तो अगर खनिजों की कमी होगी, खनिज तत्वों की, तो रोग उत्पन्न होंगे। रोग क्या होंगे कि हड्डियाँ, जैसे उसमें मान लो कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम की कमी होगी शरीर में, तो क्या है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है बिल्कुल। तो यही है कैल्शियम। तो कैल्शियम कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, भंगुर प्रकृति की हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि भोजन में खनिज तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग को हम खनिज कुपोषण कहते हैं। और खनिज तत्वों की बात करें तो हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो थायराइड ग्रंथि की उससे क्या है, क्रिया मंद पड़ जाती है। अगर गलगंड या घेघा रोग हो गया, आयोडीन की कमी हो गई शरीर में आयोडीन की, तो उससे क्या है कि थायराइड ग्रंथि है जो गले में, उसकी क्रिया धीमी पड़ जाती है। तो जिससे उत्पन्न रोग होता है, जिससे हम गलगंड या घेघा रोग हो जाता है कहते हैं। तो हम अब बात करते हैं इनके तत्वों के नाम की और प्रमुख उनके क्या स्रोत हैं। उनके स्रोतों के बाद उनके प्रमुख क्या कार्य हैं, ये हम बात करते हैं खनिज तत्वों के बारे में। तो आप आई होप कि ये हो गया होगा आपका विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, तीनों कुपोषण आपके होंगे। बात करते हैं इनके तत्वों के बारे में। खनिज तत्व कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख स्रोत क्या है, उनके प्रमुख कार्य क्या है। तो पहला लेते हैं हम सोडियम। अब सोडियम के प्रमुख स्रोत है कि मछली है, नमक है, मांस है, अंडे हैं, दूध है। ये सोडियम के प्रमुख स्रोत है। नमक इसका प्रमुख स्रोत है, नमक है। नमक के अलावा अपने मांस, अंडे, ये सारे दूध, मांस, अंडे, दूध इसके प्रमुख क्या है, घटक है। और इसके प्रमुख कार्य क्या है कि सोडियम क्या करता है कि मांसपेशियों में संकुचन का कार्य करता है और शरीर का विद्युत अपघटन क्या है, संतुलन बनाए रखता है। शरीर का विद्युत अपघटन करता है तो उसको संतुलित बनाता है और पूरे शरीर को संतुलन में रखता है। ये तंत्रिकाओं पर आवेश और संचरण की क्रिया संतुलन रखता है। तो ये शरीर का संतुलन बनाने में इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद अगला आता है हमारे दूसरे बात करते हैं हम पोटेशियम की। पोटेशियम की हम बात करते हैं तो पोटेशियम क्या है, सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना और विभिन्न जो कोशिका है उसकी क्रियाओं का संचालन करना। ये पोटेशियम का कार्य होता है। पोटेशियम क्या है, इसकी खास सबसे मुख्य बात यह है क्या है कि ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पूछा था एक बार बोर्ड एग्जाम में पोटेशियम के प्रमुख स्रोत, पोटेशियम कहाँ पाया जाता है, तो सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण शरीर का संतुलन बनाए रखना है और कोशिकीय क्रियाओं को संचालन करना होता है, इसका प्रमुख कारण है। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की आपको पता है दूध में पाया जाता है। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, दूध है, अंडे है, हरी सब्जियां है। और कैल्शियम क्या काम करता है, विटामिन डी के साथ मिल करके हड्डियों को मजबूत करता है। ये कैल्शियम का प्रमुख कारण है। तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। फिर हम बात करते हैं लौह तत्वों के बारे में। तो लौह तत्वों के जो प्रमुख स्रोत, लौह तत्व आते कहाँ से हैं, तो स्रोतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगला देखते हैं लौह तत्वों की बात करते हैं तो क्या आते हैं कि ये प्रमुख स्रोत है, ये अंडे में, मांस में, बाजरे में और दही में, सब्जियों में, गाजर में, गुड़ में ये लौह तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो बाजरे में पाए जाते हैं, मुख्य है ये बाजरे में लौह तत्व पाया जाता है। और ये इसका काम क्या होता है कि ये खून में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऊतकों का ऑक्सीकरण करता है। ये इसका प्रमुख कारण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप याद कीजिएगा।
और इसके बाद हम अगला देखते हैं आयोडीन। आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? नमक से, समुद्री भोजनों से प्राप्त होता है, हरे पत्ते वाली सब्जियां है, जो हरी सब्जी है उनसे प्राप्त होता है, और लवण से प्राप्त होता है, और ये प्राप्त होता है नमक से। मुख्य स्रोत इसका नमक है। उसके अलावा ये है कि हरी सब्जी है, समुद्री भोजन है, कुछ भी हो, चाहे मछली हो वो, तो ये समुद्री भोजन है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। और इसकी कमी से मतलब इसके प्रमुख कार्य क्या है कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करना इसका प्रमुख कारण है। तो आप ये याद रखिएगा। आयोडीन का प्रमुख प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, इसका प्रमुख कारण है आयोडीन का। और आयोडीन कहाँ से पाया जाता है? नमक से पाया जाता है, समुद्री भोजनों से, हरी सब्जियों से पाया जाता है। ये हो गए अपने खनिज तत्व। तो ये हो गया सारा संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। इसके बाद हो गया हमारा कुपोषण। कुपोषण में आपने पढ़ लिया है विटामिन कुपोषण के बाद प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण में हमने 2 रोगों के बारे में पढ़ा था, क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। उसमें क्वाशियोरकोर में क्या होता है कि पेट फूल जाता है और हड्डियाँ भी कमज़ोर होती है शरीर की, तो पेट फूलता है उसमें। और मेरस्मस में क्या होता है कि हड्डियों का एक ढांचा बन जाता है, कंकाल बन जाता है, उसे हम कहते हैं मेरस्मस रोग। तो ये हमने पढ़ा था प्रोटीन कुपोषण का। उसके बाद हमने पढ़ा था खनिज कुपोषण का। खनिज कुपोषण में क्या है कि भोजन में खनिज तत्वों की कमी होती है, और खनिज तत्व है अपने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, लौह तत्व, ये आदि खनिज तत्व है। और खनिज, इनसे हमने पढ़ा था कि इनके प्रमुख स्रोत क्या है, अर्थात ये कहाँ से पाए जाते हैं और इनके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और आपको यहाँ तक नोट्सों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, और ये आपने पढ़ लिया। और आप लिखना चाहो अगर, तो जो बोला है डेफिनेशन उसको भी आप लिख सकते हो। हमने पढ़ लिया। अब हम बाद में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, और इस प्रकार ये पाठ समाप्ति की ओर चला जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए, पहला वीडियो है ये, हो सकता है आपको पसंद ही आए, नहीं भी आए, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया चैनल है दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन ही ये शुरुआत की है, तो प्लीज़ दोस्तों सभी सहयोग दीजिएगा। अभी उचित साधन नहीं है वीडियो बनाने के, तो हो सकता है आपको क्लियरिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो दोस्तों कृपया आगे आपके लिए बेहतर क्वालिटी की और अच्छी तरीके से वीडियो लाए जाएंगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपके कोई भी डाउट हो साइंस में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की वीडियो का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे आप कृपा करके लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है दोस्तों, आप भी समझते हो, तो क्लियरिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। तो दोस्तों मैंने पूरा कोशिश किया था कि आपको समझ में आए, और इसके लिए मैं आगे और भी ज़्यादा प्रयास करूँगा। और तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। और कोरोना काल में क्या है कि दोस्तों पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन दिन वापस नहीं आएंगे दोस्तों, यही वाली बात है। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। एग्ज़ाम होंगे इस बार तो ज़रूर होंगे, पहले की बार प्रमोट कर दिया था, लेकिन इस बार शायद हो सकते हैं, होंगे शायद, क्या होंगे ज़रूर। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, और आगे का टारगेट या लक्ष्य तैयार कीजिए, और इसी के हिसाब से आगे बढ़िए, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ ही जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।